तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही जो बंदे एक्सट्रीमिस्ट हो चुके थे उनका राइज देखेंगे। लाल बाल पाल के बारे में जानेंगे, रीजंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि एक्सट्रीमिस्ट आए क्यों, कांग्रेस के अंदर चेंज की जरूरत पड़ी क्यों। और उसके अंदर ही हम बात करेंगे कुछ की इवेंट्स की भी जो इसके बाद में हुए थे। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में एज यूजुअल गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारा टारगेट रहने वाले हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ हर एक चीज़। तो एक्सट्रीमिस्ट्स को हम एराज में डिवाइड करते हैं। एक तो मॉडरेट एरा होता है, दूसरा आता है एक्सट्रीमिस्ट एरा। यानी 1885 से 1905 तक था मॉडरेट एरा, और 1905 से आया 1918 तक एक्सट्रीमिस्ट एरा, जिसे हम मिलिटेंट एरा, मिलिटेंट नेशनलिज्म भी बोलते हैं। अब मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। यानी कि अगर हम इनकी बात करें ना तरीके, मॉडरेट्स थे वो बड़े शरीफ से थे, अच्छे तरीके से बात करनी थी। ब्रिटिशर्स को पिटीशन भेज दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कोर्ट में जाके बात करने लग गए, कुछ अखबारों में छाप दी कि लोग ये सोच रहे हैं, या फिर बिल्कुल पीसफुल उन्होंने गैदरिंग्स कर ली कि लोगों को इकट्ठा करके प्यार से बताया सब कुछ ये है वो है। बट बात क्या थी ना, ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ चल रहा है, बट गवर्नमेंट के ऊपर ऐसी चीज़ों से प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि मास जो पब्लिक थी उनको इन्वॉल्व ये कर ही नहीं पाते थे। क्योंकि मेजोरिटी जो जनता अनपढ़ है, उनसे आप ऐसे बात करोगे कि हम ये इकोनॉमी ऐसे ऐसे करके हम सुधारेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनको नहीं आता वो समझ। ये फैक्चुअल बात यही है, उनको समझ नहीं आता था। बट एक टाइम आया धीरे धीरे। अब 1885 से पहले तो जो बंदे उस टाइम पर जुड़े थे तो वो तो ऑलरेडी कहीं कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। बट उसके बाद कांग्रेस एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पर यंगस्टर्स आने लगे। यंगस्टर्स इन द सेंस, अगर पॉलिटिक्स में कोई बंदा 40 के आसपास भी एक जगह आ रहा है तो उसे यंगस्टर ही मानते हैं हम, कि बहुत यंग नेता आ गया। तो बात क्या हुई, जब वो यंग नेता आए कांग्रेस के अंदर, उन्होंने यंग एज में इतनी ट्रेनिंग हो गई उनकी पॉलिटिक्स के अंदर कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने लगे। अब उन अच्छे अच्छे बंदों की पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरे थे लाला लाजपत राय, तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। अब ये तीनों अपने अपने एरिया में करते थे। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काम करते थे, लाला लाजपत राय पंजाब प्रेसिडेंसी में काम करते थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के जो प्रोविंस होता है उसमें काम करते थे। अब इसको मैप के थ्रू समझे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जब लाला लाजपत राय की हम बात करेंगे तो ये पंजाब वाला एरिया है ना, ये आज का पंजाब है, आज का हरियाणा है, आज पाकिस्तान का पंजाब वाला जो पूरा एरिया है, और इधर सिंध वाला एरिया भी है जो। और हालांकि ज्यादा इसे मानते नहीं है, बट ये जो यूपी वाला एरिया यूनाइटेड प्रोविंस होता था उस टाइम पर, इस एरिया में लाला लाजपत राय की बहुत दबदबा था, बहुत लोग इनको बहुत मानते थे इस एरिया में। और इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी थी। सबसे पहली चीज तो एक आपको याद रखनी है कि इनका टाइटल था एक शेरे पंजाब, यानी लायन ऑफ पंजाब का। इनका थोड़ा सा एक, अगर ये कभी भाषण वगैरह देते थे ना, बड़ा एग्रेसिव होकर देते थे, तो लोग इनको बोलते थे कि शेर आ चुका है एक। तो एक ये बात इनकी आपको याद रखनी है। और ये की फिगर मूवमेंट थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट। जब आगे चल के मैं आपको स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके अंदर एक बहुत बड़े लीडर साबित हुए थे लाला लाजपत राय नॉर्दर्न इंडिया में। और इन्होंने नेशनल कॉलेज बनाया था लाहौर में। ये नेशनल कॉलेज ही है जिसके थ्रू बहुत सारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स लड़के पैदा हुए हैं। वो लड़के जब यंग यंग एज में बहुत सारे ऐसे थे कि जो फांसी के फंदे को चढ़ गए, वो इसी कॉलेज के पढ़े हुए थे, नेशनल कॉलेज लाहौर के। दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक हमारे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये था उस टाइम पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ पर चलते थे बाल गंगाधर तिलक जी की बात। और इनकी एक बड़ी फेमस, इन्होंने भी भाषण दिया। वो जब भाषण देते थे तो बड़ा अग्रेसिवली देते, ये भी बहुत अग्रेसिवली देते थे भाषण, जिसमें बोला था गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज यानी कि वही है, इंडिया के ऊपर इंडियंस को अपने हिसाब से रूल करने दो, ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए, इनका ये मानना था। ये चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मिले।
और दूसरा था, इन्होंने ऑर्गेनाइज करे थे गणेशा और शिवाजी फेस्टिवल्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज तो ये भाषण देते थे दोनों सारे बंदे। दूसरी चीज थी, ये ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स निकालते थे जिसके थ्रू लोग पब्लिक इकट्ठी होती थी। इसको और आगे चल के बताऊंगा। दूसरी चीज, इन्होंने केसरी और मराठा न्यूज़पेपर निकाला था। अब केसरी तो था जो मराठी न्यूज़पेपर था एक, और मराठा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो इन्होंने दोनों न्यूज़पेपर्स निकाले थे जिसके अंदर ये नेशनलिस्ट बातें करा करते थे। अब अगले थे बिपिन चंद्र पाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल थॉट्स आते थे ना इंडिया में, वो शुरुआत उनकी बंगाल से ही होती थी। और आगे चल के जब बंगाल का विभाजन या फिर डिवीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, तो उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये थी लीडिंग वॉइस एंटी पार्टीशन के एजिटेशन में। यानी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो सबसे बड़ा रोल इनका था उसके अंदर कि मूवमेंट चलानी है स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया थ्रू पावरफुल स्पीच, ये इन तीनों की बात कॉमन है। ये स्पीच और भाषण तीनों ही बहुत देते थे और बहुत अच्छे देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कांग्रेस में कि इतने अच्छे भाषण देने वाले लोग कांग्रेस को एक साथ मिल गए हों। और ये एडिटर थे न्यू इंडिया की। ये एक जर्नल थी जो वीकली न्यूज़पेपर हम जिसे बोल सकते हैं, वो छपा करती थी। अब इसमें क्या हुआ था, तो ये तीन लीडर तो थे ही थे। इनके रीजंस और अच्छे से बताऊंगा मैं आगे चल के, अभी मैंने छोटा छोटा करके आपको बता दिया है। दे बिलीव्ड इन रेडिकल प्रोग्राम्स फॉर अटेनमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। अब ये तो हमें पता है कि जो मॉडरेट्स थे वो तो बड़े प्यार प्यार से पिटीशन दे दी, प्रेयर के लिए लेटर लिख दिया किसी को, वो तो उस तरीके से करते थे अपना काम। ये नहीं मानते थे उस चीज़ों को। ये मानते थे कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना ज़रूरी है। अब प्रेशर बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाया करते थे। इनका मानना था मास मूवमेंट करो। स्वदेशी एंड बॉयकॉट भी इन्होंने ही चलाया था, जो कि पहली इंडिया की बड़े लेवल पे मास मूवमेंट मानी जाती है। और भी बहुत सारे मूवमेंट है। मतलब अग्रेसिव अप्रोच थी थोड़ी सी कि गवर्नमेंट हमारी प्यार से बातें नहीं मानेगी, हमें उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश जो सरकार थी वो भी इनसे काफ़ी परेशान ज़्यादा थी। वो भी चाहती थी कि ये मॉडरेट्स का तरीका ही चलता रहे। दे वर यूजली सपोर्टेड बाय द यूथ मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड कॉमन पीपल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कांग्रेस के अंदर पहली बात तो चलो यंग की बंदों की बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर जो भी यंग बंदा था, यंग नेता था, जिसको एस्पिरेशन थी कि मैं आगे चल के देश के लिए कुछ करूंगा कांग्रेस में लेकर रह के, यंगस्टर्स को ये बड़े पसंद आते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। क्यों? क्योंकि देखो एक नेचर वाली बात होती है, जब एज फैक्टर होता है एक, अगर कोई 20 साल का लड़का है उसके थॉट्स एक 70 साल के आदमी से अग्रेसिव होंगे ही होंगे, ये नेचुरल बात है। और उन्हें अग्रेसिव अप्रोच पसंद आती थी, ये नेचुरल पार्ट थी, उनकी बायोलॉजी का पार्ट था ये। क्यों? उन्हें पता था कि ऐसे कुछ नहीं होना, प्यार से इकट्ठा एक बार जोर लगा के सब कुछ कर देते, बात खत्म होगी। दूसरे थे कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल कौन थे? किसान आते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे वो आते थे, जो मिडिल क्लास बंदे थे वो आते थे। अमीर तो चलो इसमें बात करते ही नहीं। कॉमन पीपल को क्यों पसंद आते थे? क्योंकि ये भाषण बहुत अच्छा देते थे। और जब आप भाषण देते हो ना जाके, और ऐसी ऐसी लाइनें कह जाते हो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, या फिर कोई ऐसा पता चलता था कि शेर पंजाब आ रहा है, तो ये चीज़ें ना जनरल पब्लिक को बहुत अच्छी लगती हैं। आज की डेट में भी आप अगर आप नेता वगैरह को देखोगे, सक्सेसफुल होना है तो भाषण देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कॉमन पीपल आपकी बात जब भी सुनेंगे जब आप भाषण अच्छा दोगे। उनको वो मैनिफेस्टो वगैरह कोई निकाल के आपका पढ़ेगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा उनको। और ये चीज़ जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, लाल बाल और पाल, ये बहुत अच्छे से करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि कॉमन लोग इनको सपोर्ट करने लग गए, और कॉमन लोग में किसान वगैरह सब आने लग गए। तो अब इसमें चलते हैं बड़ा पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे बोलते हैं रीजंस ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। यानी कि ये एक्सट्रीमिज्म आया क्यों। तो सबसे पहली थी ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द मासेस। ये ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू इसको समझाता हूँ। मान लीजिए एक राजा था जिसकी जनता हमेशा डरी डरी सहमी सहमी रहती थी। उनको लगता था कि बस खाना मिल रहा है, जिंदा है, बहुत है।
दूसरा ही राजा। पर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन गांव में से एक लड़का खड़ा होता है और वो सबको समझाने लग जाता है, ऐसे है वैसे है, हम चाहें तो राजा को उठा के पटक सकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और धीरे धीरे जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, अपने आप को लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगी कि हम भी कुछ हैं, सब कुछ राजा ही नहीं है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि राजा को झुकना पड़ा जनता के आगे। यही चीज हुई थी इंडिया के अंदर 1905 के बाद, कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और राजा लाजपत राय के राइज के बाद इन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए लोगों को। मतलब जो बोलते हैं ना दिल में बैठ जाने वाले, वैसे वैसे दिया करते थे ये लोग। तो इससे क्या होता था कि जनता को लगता था कि हाँ, ये ब्रिटिश सरकार को हम झुका सकते हैं अपने हिसाब में, और हाँ, हमारी भी कुछ इज्जत है, हम भी डिग्निफाइड एक लाइफ डिजर्व करते हैं, सब कुछ ही माई बाप अंग्रेज नहीं है, हम भी हैं कुछ। तो इस चीज का जब कॉन्फिडेंस आया ना, तो बंदे मूवमेंट करने से डरते नहीं है फिर। और मूवमेंट करने से अगर आप नहीं डरोगे ना, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना बच्चों का खेल हो जाएगा। कि अगर आपको मूवमेंट करनी आ गई एक बार जनता को, तो ये नेता ऐसी रेल बना देते हैं ना गवर्नमेंट की। गांधी जी ने यही करा था, जनता को मूवमेंट सिखा दी थी और वो जो रेल बना रखी थी। तो वही चीज इन्होंने करी और शुरुआत इन्होंने करी। और हालांकि एक वैसे इंटरेस्टिंग बात इसका पार्ट नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ कि गांधी जी को जो ट्रेंड जनता मिली थी ना, जो करना जानती थी मूवमेंट्स, वो बाल उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने जनता को सिखाया था पहली पहली बार में। अगली चीज थी ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अब ग्रोथ ऑफ एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पढ़ा तो अंग्रेज ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि इंडियंस ने इस टाइम पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। इंडियंस पढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर रहे थे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब बच्चा स्कूल गया, वही लड़का बड़ा हो गया, वो कॉलेज चला गया, तो उसने कई चीजें पढ़ी। उसने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा कि यार अंग्रेज अपने देश में तो चलाते डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ चला रहे हैं ये लोग कॉलोनियलिज्म, तो ये तो बड़ी गलत बात है। और हम क्यों नहीं डिजर्व करते, हमने क्या बुराई कर दी है? ठीक है, तो ये चीजें जब एक बच्चा पढ़ता है ना, तो उसको लगता है यार ये तो गलत कर रहे हैं। और जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना ये तो गलत कर रहे हैं, फिर इन बच्चों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है कि गलत हो रहा है, बस एक लीडर चाहिए, वो फॉलो करने को तैयार हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स और किसान, ये दो बंदे जिस मूवमेंट में हो जाते हैं ना, वो मूवमेंट बड़ी होना लगभग तय हो जाता है। तो एक तो रीजन था ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अगला था ग्रोथ ऑफ कल्चरल प्राइड एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अब बात क्या हुई ना, जब अंग्रेज आए थे तो काफी हद तक अपनी जो सभ्यता है वो थोप रहे थे इंडियंस के ऊपर। अब थोपने से क्या मतलब हुआ? पहनावा, लैंग्वेज, बिलीफ सिस्टम्स, मिशनरीज बहुत तगड़ी चलती थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों को फील होने लगा कि यार हमारा कल्चर जो है, इंडियन कल्चर है, जो इंडियन जो पहनावा, इंडियन जो खान पान है, इंडिया के जो संस्कार है, वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं। अब इस वजह से क्या हुआ, और लीडर्स राइज हुए, जिसके अंदर आते स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बंकिम चटर्जी। इसको मैं इस पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। अब इसमें जैसे ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया कवर, कि ये तीन बंदे लीड कर रहे थे। अब ये कल्चरल रीअवेकनिंग में क्या था, स्वामी विवेकानंद जो थे, वो न्यू हिंदुइज्म यानी हिंदुइज्म का ही बहुत एक फॉरवर्ड वाला पार्ट लोगों को समझाया करते थे कि मॉडर्न लाइफ में आप हिंदुइज्म से सीखो, और ऐसे सीखो कि आपको ये रिचुअलिज्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सीख के उसे फॉलो करोगे तो आपका ऐसे ऐसे फायदा होगा। और ये बहुत बड़ा फिगर बन गया था हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए। और हिंदुइज्म में भी एक नियो हिंदुइज्म यानी हिंदुइज्म का एक नया तरीका। अगला एक और बंदा आ चुका था, दयानंद सरस्वती। ये वो इंसान थे जिन्होंने डीएवी की स्थापना रखी थी। डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज आपने सुने होंगे, ये आजादी से पहले ही बहुत जल्दी शुरू हो चुके थे। अब और दूसरी चीज थी, ये मानते थे कि गो बैक टू वेदास, यानी कि जो बिल्कुल आइडियल समाज था ना वैदिक काल में भी, जो अर्ली वैदिक पीरियड वाला था, उसमें चले जाते हैं वापस।
कि आज की जो मॉडर्न समाज की बुराइयां हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। उसमें वैदिक काल की पुराने वाली सभ्यता में चले जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी औरत का फर्क खत्म, पर्सनल लिबर्टी दुनिया भर की, जिसको जो करना है प्रोफेशन वो करेगा, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये चीज करते थे दयानंद सरस्वती। और दूसरी चीज थी डीएवी। डीएवी ने बहुत खतरनाक खतरनाक लड़के अपने निकाले थे, लड़कियां भी निकाली थी, ऐसी बात नहीं, लड़के 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 लड़कियां बहुत खतरनाक खतरनाक निकाले थे। हमारे जो भगत सिंह है वो भी डीएवी स्कूल का ही प्रोडक्ट है, अगर आपको बताना हो तो। तीसरे थे बंकिम चैटर्जी। ये बंदा था लिटरेचर बहुत प्यारा लिखता था, कहानियों के थ्रू लोगों को ऐसी ऐसी चीजें समझा दिया करता था जो समझाए ना समझे किसी को। तो इस वजह से कल्चरल ये अवेकनिंग हुई और लोगों को समझ में आया कि हम इतने बुरे नहीं है हमारा कल्चर। ये अंग्रेज वैसे ही बस हवा में चौड़े हो रखे हैं कि इनको लग रहा है कि हम पता नहीं क्या चीज है। तो कई सारी चीजें हो रही हैं, देखोगे आप कि लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारा कल्चर अच्छा है, लोगों को, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो लोगों को ये पता चल रहा है कि अच्छी अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं। अगला पॉइंट आता था डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स एंड देयर मेथड्स। अब बात क्या थी कि मॉडरेट्स जो थे ना, इनके मेथड्स तो आपको पता ही है, पीस प्रेयर पिटिशन ये। और दूसरी चीज थी इनकी अचीवमेंट्स। इन्होंने जो 10 साल इनका टाइम, 10 भी नहीं 20 साल जो इनका टाइम चला, इसमें कुछ खास इन लोगों ने करा नहीं था। छोटी मोटी बिल्कुल चीजें हुई थी जो इनके थ्रू हुई थी, जो जनरल पब्लिक को तो इफेक्ट करती भी नहीं थी। जो बिल्कुल एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसे ही फर्क पड़ता था, जो ये लोग अचीव करते थे उससे बाकी किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट होता ही नहीं था, और ना मासेस को इन्होंने कुछ खास बड़े लेवल पे अवेयर करा था। तो इससे लोग बड़े परेशान हो चुके थे कि लोगों को लगने लगा ये कुछ नहीं कर रहे, हमें चाहिए नए लीडर्स, नए चेहरे जो कुछ करें। और उसमें निकल के आए लाल बाल और पाल। इसमें और भी नाम है, एक नाम और बता देता हूँ मैं, अजीत सिंह थे, वो भी इसका एक पार्ट माने जाते हैं। अगला आता है कर्जन्स रिएक्शनरी पॉलिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब कर्जन ने क्या करा था ना, बहुत सारी चीज, बहुत सारे एक्ट्स लाया था, जिसके अंदर दो बड़े एक्ट्स थे जिसने लोगों को बड़ा परेशान कर रखा था। एक तो लाया वो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। अब ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट क्या था, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे था ना, जो ये वही बात है ना, एजुकेशन वाले लेवल पे जो इंडियंस अवेयर हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए लाया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रोक टोक लग गई। यूनिवर्सिटी अगर किसी को खोलनी थी तो पहले क्या होता था, जैसे लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज वगैरह खोल रखा था, अलग अलग लोगों ने यूनिवर्सिटी, इंडिया वालों ने अपनी खोल रखी थी कि हम अपने बंदों को पढ़ाएंगे। और उसमें आप देखोगे अगर इंडियन कोई यूनिवर्सिटी खोल रहा था ना, तो वो नेशनलिस्ट थॉट्स को प्रमोट ही कर रहा था। तो इसको रोक टोक करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें चीजें कर दी थी। जैसे डीएवी कॉलेज था, डीएवी स्कूल था, इसके भी लपेटे में लिया था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। अगला था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था कि इसके थ्रू ना बहुत सारे इंडियंस को परेशान किया गया था। ये बेसिकली इन्हीं जो राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था, जिसके थ्रू इंटेलिजेंस बढ़ाई गई थी और बहुत सारे ऐसे अरेस्ट करे गए थे जो नाजायज थे, जिनका तरीका बड़ा गलत था। उन्हें लगा बस उठा लिया, पीट दी, बुरे हाल कर रखे थे। और एक था इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, ये वो चीज थी जिसमें अंग्रेजों ने कोशिश तो करी कि इंडियंस थोड़े से खुश हो जाएंगे, पर उल्टा इंडियंस और नाराज हो गए कि ये तो बकवास कर दिया यार। जिसके अंदर क्या हुआ था, कुछ पावर्स थी इंडियन के पास पॉलिटिकली, जो काउंसिल्स के अंदर कि एक एक आधे बंदे वो इंटरनली, मान लो कोई म्यूनसिपैलिटी से एक सीट जानी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की काउंसिल में, बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी की। तो बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी जो थी ना, उसके अंदर जो इंडियन जाता था वो बात करने लग जाता था नेशनलिस्ट चीज़ों की कि हमारे देश में ये करो वो करो। तो अंग्रेज़ों को वो कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई कि उस इंडियन का जाना ही बहुत मुश्किल हो गया। और जो इंडियंस जाते थे वो अंग्रेज़ों की मर्जी से जाते थे, और जो उस मर्जी से गए उनको भी दिक्कत होने लग गई फिर कि हमारे जो एक्चुअल लीडर्स थे जो इंडिया का भला करते थे उनको तो आप काउंसिल्स में बिठा नहीं रहे, और वो जो काउंसिल है वो लॉ हमारे लिए बना रही है। तो इससे भी इंडियंस काफ़ी नाराज़ हो गए।
अगला था इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। इसको मैं काफी वैसे ऑलरेडी 3-4 बार बता सका हूँ, फिर से बता देता हूँ, चलो एक बार, कोई ना। अब केपेबल लीडरशिप में इन्हीं की बात है, लाल बाल और पाल की। इन्होंने बहुत, पहली चीज तो तीनों की कॉमन बात क्या थी, भाषण बहुत अच्छा देते थे। ये कहीं पे भी हो ना, ये बहुत चीज मेंशन करने वाली है कि भाषण बहुत ही अच्छा देते थे, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक इनके साथ चल पड़ती थी। दूसरी चीज थी, ये डरते नहीं थे एक्सट्रीम अप्रोच लेने से, यानी कि मूवमेंट कर देंगे, धरना कर दिया कहीं पे जाके, मतलब बहुत सारी चीजें ये करते थे। दूसरी चीज थी, ये अखबार छाप दी इन लोगों ने, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर हम केसरी का सबसे बड़ा रोल मानते हैं कि मराठी के अंदर एक न्यूज़पेपर छापा था। उसके बाद इन्हीं लीडर्स ने क्या करा, बहुत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बनाई थी, एनसीई, जिनका आगे चल के अगर हम पढ़ेंगे ना, जो आज एनसीईआरटी है, वो भी इन लोगों ने ही बनाई थी। एनसीई से शुरू हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये कहीं लिख लेना ये चीज, ये भी इन लोगों ने करी थी। तो बंदे पढ़ा भी दिए इन लोगों ने, तो बहुत चीजें ये लोग कर रहे थे। अगली चीज थी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। ये लास्ट पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि इथोपिया एक कंट्री था, उसको इटली ने हराया था, और जापान था एक, उसको रशिया ने हराया था। नहीं, रशिया को जापान ने हराया था, और इटली को इथोपिया ने हराया था। अब बात क्या थी ना, दुनिया भर में एक थ्योरी चलती थी कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। अंग्रेज मतलब इन दी सेंस गोरे, किसी भी गोरे आर सुपीरियर, और ये चीज इंडिया में भी मानते थे लोग। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, इंटरनेशनल लेवल पे इथोपिया एक कंट्री था जो अफ्रीकन था बाय ओरिजिन, ब्लैक्स रहते थे यहाँ पे, इन्होंने इटली को हरा दिया जो कि एक वाइट कंट्री था। और वहीं पर दूसरी तरफ एशिया के अंदर जापान ने रशिया को हराया। रशिया को तो बल्कि मतलब कुत्तों की तरह मार के हटाया था, बुरी तरह उनकी हालत खराब करी गई थी। तो ये चीज भी हुई थी, तो इससे लोगों को विश्वास आया कि हाँ, ये अंग्रेज कोई इनविंसिबल तो नहीं है, ये भी हराए जा सकते हैं। अगला था, लास्ट चीज थी, कैटलिस्ट्स थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जब बंगाल का विभाजन कर्जन ने अनाउंस करा, हालांकि कर्जन ने रीजन तो ये दिए थे कि हमको जी पॉलिटिकली बंगाल बहुत बड़ा है, तो काट पीट के हम थोड़ा सा अपने हिसाब से आराम से थोड़ा मैनेज हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। हालांकि बाकी सबको पता था ये कोई मतलब नहीं है। अब बात क्या थी ना, बंगाल इंटेलेक्चुअल हब था इंडिया का, और इंटेलेक्चुअल हब होने के साथ साथ जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी ना, वो बंगाल में बहुत जोरों शोरों से चलती थी। और बंगाल के अंदर ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी काफी हद तक प्रमोट हो रही थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान बहुत रहते थे बंगाल में, और वो इकट्ठे खड़े हो जाते थे सड़क पे अगर अंग्रेज कुछ उल्टा करते थे। तो इस चीज से अंग्रेजों को लगा कि यार बंगाल ऐसी जगह है कि आगे चल के कभी भी हमारे को दिक्कत होगी तो बंगाल से ही शुरू होगी। तो उन्होंने बंगाल को ही खराब करने को सोचा, जिसके अंदर उन्होंने बंगाल का पार्टीशन ऐसे करा ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, कि एक तरफ तो हो गए मुस्लिम मेजोरिटी, एक तरफ हो गई हिंदू मेजोरिटी। तो ये चीज दिखी, और इसके थ्रू मूवमेंट, पहली बार स्वदेशी एंड बॉयकॉट नाम का मूवमेंट भी हुआ। इसको हालांकि मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर, उसको और अच्छे से बताऊंगा उसके अंदर। अब इसके अंदर की इवेंट्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पर, सबसे बड़ा इवेंट भी यही था वैसे तो, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905। उसके बाद था आईएनसी के सेशन होते हैं हर साल दिसंबर के अंदर। तो 1906 वाले प्रेशर में, सेशन में, एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर की वजह से कांग्रेस ने ऑफिशियली पास कर दिया कि हमारा एम क्या है, स्वराज। अब ये स्वराज क्या था, स्वराज था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी कि हमें होम अपना, अपनी धरती पे अपना राज चाहिए, बट ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रेलिया को दे रखा था अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स और मिलिट्री, ये दोनों तो अंग्रेज देखते थे ऑस्ट्रेलिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस या मिलिट्री, आप जो भी बोलना चाहो, और बाकी सारा ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से खुद करता था। तो इंडिया वाले एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी चाहते थे ये हो जाए,
वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली बात काफी बाद में आई थी। स्वराज से जहां पर भी मैंने आज बात करी है उसका यही मतलब था। और आखिरी चीज होती है सूरत स्प्लिट, ये भी मैं बताऊंगा आगे जाके किसी वीडियो में, 1907 में। तो इस वाली वीडियो से आपको ये याद रखना है रीजंस क्या क्या थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के नाम याद रखने हैं। लाल बाल पाल, एरिया कौन सा था, बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे के थे, बिपिन चंद्रपाल बंगाल के थे, लाला लाजपत राय पंजाब वाले एरिया में थे। उसके बाद आपको ये स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बंकिम चटर्जी। एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ, ये याद रख लेना, एनसीई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसके थ्रू ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, इन लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया नेशनलिस्ट अप्रोच से। यानी कि ब्रिटिश जब सरकार पढ़ाती थी तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ाती थी, इन्होंने क्या करा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई, जिसके थ्रू स्कूलों को और कॉलेजों को एफिलिएट करना शुरू करा। और उनका सिलेबस ही ऐसा बना दिया कि उस बंदे को हम भर देंगे नेशनलिज्म से। उसको शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो हमारे बड़े बड़े राजपूत राजा हुए उनके बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर जागा, और यही आगे चल के आज की डेट की मॉडर्न एनसीईआरटी है। तो आपको ये भी याद रखना है। बाकी तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।